पहले के प्रश्नों को हम लोग पढ़ लिए हैं 10 तक के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय दिया है। नोट कर देते हैं बाबू। आर दिया हुआ है, कह रहा है पी क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। और ठीक है, मतलब अगर यह मूल बिंदु है O, तो यहाँ से इधर दूरी हम ले लिए, चाहे इधर दूरी लेते हैं चाहे इधर दूरी लेते हैं, तो इधर P इधर Q लिखे, तो यह दूरी जितना है उतना ही यह दूरी है। ठीक है, मान लो अगर यह दूरी x है तो इधर भी x है, ये बात कह रहा है। तो मूल बिंदु से P और Q की दूरी समान है। कह रहा है कि प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0 0 बिंदु से, मानो P जो है मूल बिंदु पर नहीं है, P नॉट इक्वल टू 0 0। ठीक है, पुनः कह रहा है कि सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का निरूपण करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो। यानी P और Q से जाने वाला एक वृत्त बनाइए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो फिक्स है, मान लो अगर सपोज करो तुम, मान लो यह लाइन है तो O बिंदु हो गया, तो यह P है और यह Q है। तो जब आप इसको ओरिजिन मान लेते हो तो यहाँ केंद्र बना लेते हो, तो यह रेडियस हो जा रहा है, यह दूरी इस दूरी के बराबर ना है। तो ये रेडियस लेकर एक वृत्त बनाओगे तो इसी से ना होकर वृत्त खींचा जाएगा। देखो वृत्त थोड़ा सा हमारा ठीक नहीं बना, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब हम वृत्त बनाएंगे तो P और Q से होकर जाएगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। R इक्वल टू R P और Q, दो बिंदु दिया है ना। अब मान लो ये पॉइंट नहीं नोट करते हैं हम। ठीक है, जैसे यह कह रहा है कि जो मूल बिंदु से P और Q की दूरी समान है, वहाँ पर हमने दिखाया, उन्हें बताते हैं। यह मूल बिंदु ओरिजिन O हो गया और यहाँ पर P हो गया और यहाँ पर Q, तो यह दूरी इस दूरी के बराबर है। ओरिजिन को 0 0 से नोट करते हैं। अब देखो कह रहा है कि स्वतुल्य बताइए, स्वतुल्य है कि नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य अगर बताना है हम लोगों को, तो देखो बाबू आप जानते हैं कि जो ए बी क्या होता है, ए बी, या यहीं पर हम दिखा देते हैं ए आर बी बराबर ए ए होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हमारे पास पी क्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी आर क्यू। हाँ, इक्वल टू अगर कर दें पी पी कर दे, क्यू के स्थान पर पी रख दें, तो ऐसे हो जा रहा है पी एलिमेंट आर। तो आप यहाँ कह सकते हो ना कि ये बताओ, जब क्यू से पी की दूरी जितना है, अब ओ से पी की दूरी जितना है, ओ से क्यू का भी दूरी उतना ही है। तो ये तो अगर हम इसको केंद्र मानकर वृत्त बनाते हैं तो यह रेडियस ना हो जा रहा है, इसको उठा कर लाएंगे तो इसी के ना बराबर है। तो अगर P के स्थान पर Q खड़ा हो जाता है, अच्छा Q के स्थान पर हम P रख देते हैं, तो दूरी में परिवर्तन होगा, O से दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। यह दूरी जितना है उतना ही यह दूरी है, उतना ही यह दूरी होगा, ये सभी दूरियां समान होगी। तो इसमें से किसी एक का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने पी आर क्यू, तो पी आर पी रख दिया, यानी पी पी एलिमेंट आर, यानी ये सत्य है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं स्वतुल्य है। ठीक है, सेकंड में आप कहेंगे कि सममित के लिए, सममित के लिए, तो देखो बाबू, आप सममित के लिए ए बी और बी ए एलिमेंट आर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको, चलो यहाँ लिखते हैं, अगर इनको ऐसे कर दे बाबू,
ए के स्थान पर P है और Q, और यहाँ लिख देते हैं क्यू पी, यानी PRQ या QRP। तो PQ और QP एलिमेंट R हो जा रहा है, यानी इनको P को हम यहाँ लिखे हैं, अगर हम P को उठाकर यहाँ लिख देते हैं या Q को उठाकर यहाँ लिख देते हैं तो दूरी में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तभी वो दूरियाँ समान ही होंगी। तो आप कह सकते हैं P के स्थान पर Q तथा Q के स्थान पर P रखने से मान में कोई परिवर्तन नहीं है, अतः सममित होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से ये भी हो जा रहे हैं। उसके बाद संक्रामक की अगर बात करते हैं तो देखो तीसरा कंडीशन संक्रामक के लिए हो गई। तो देखो AB BC और AC होता है एलिमेंट R। अगर मान लो यह दूरी जैसे कि O से P की दूरी और O से Q की दूरी बराबर है, तो एक हम इधर ले लेते हैं PQ और यस यहाँ पर लिख देते हैं यस। ठीक है, तो यह भी दूरी जो यस है O से समान दूरी पर है। ठीक है, तो ये बताओ आप कह सकते हो ना OP OS OQ, या ऐसे लिखा भी जा सकता है OP बराबर OQ बराबर OS, सब के सब दूरियां समान है। तो आप यहाँ दिखाइए बाबू, आप कह सकते हैं कि R यानी PRQ बराबर QQ और S इक्वल टू PS, ऐसे लिख सकते हैं ना, PQ QS PS एलिमेंट R, यानी ये सब दूरियां समान है। तो आप कह सकते हैं अतः यह संक्रामक होगा, यह संबंध संक्रामक होगा। इस प्रकार यह तुल्यता संबंध है। इस प्रकार यह तुल्यता संबंध है, जब तीनों के लिए संतुष्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, तीनों संबंध इसमें स्थापित हो जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध बनाता है। ठीक है, नंबर 12वीं में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, अब A हमारे पास एक सेट है, और इसमें कह रहा है कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय, इसमें जितने भी त्रिभुज होते हैं ना बाबू, सब इसमें रखे गए हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो। अब इसमें बताया है R में दिया है R में कह रहा है कि T1 T2 मतलब T1 T2 का मतलब है ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो कह रहा है कि T1 T2 समरूप त्रिभुज है, T1 T2 एक दूसरे के समरूप हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूप का मतलब बराबर नहीं होता है, जिनका रूप एक जैसा हो, छोटा हो सकते हैं बड़ा हो सकते हैं, लेकिन उनका डिजाइन रूप एक जैसा होगा। कह रहा है इनके द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो त्रिभुज की भुजा दी गई है, देखो बाबू जो है दिया है ना, तो इन T1 T2 दो त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के भुजा दी गई है। T1 का मान 3 4 5 3 4 5, कह रहा है कि 3 4 5, ये पहला त्रिभुज की भुजा है। दूसरे त्रिभुज की भुजा है, दूसरे की भुजा है बाबू 5 12 13, और एक त्रिभुज और दिया है T3, इनकी भुजा है 8 6 8 10 6 8 10। कह रहा कि ये सब के सब एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूप है कि नहीं ये चलो हम जांच कर लेते हैं। एक बात जान लो कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं,
समकोण त्रिभुज कैसे पता चला? अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है तो आप कहेंगे कि समकोण त्रिभुज के भुजा है। कैसे? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी बड़ी भुजा का वर्ग, यह बड़ी भुजा है ना 5, अगर 5 का वर्ग करते हैं और छोटी भुजा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग मतलब 3 के वर्ग प्लस 4 के वर्ग, तो कितना हो जा रहा है? तो 25 और 3 त्रिके 9 और 4 चौके 16, तो जोड़ोगे तो 25 हो जा रहा है ना। तो इसका ये मतलब हो गया ना कि यह समकोण त्रिभुज बना रहा है। उसी प्रकार इसको भी जांच कर लो, बड़ी भुजा 13 का वर्ग और 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 13 का 169 और देखो 12 का 144 और इनका 25 होगा, दोनों को जोड़ोगे तो 169 हो जाएंगे। तो यह भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। इनकी बात करो तो देखो 10 के वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग, 8 के वर्ग प्लस 6 के वर्ग छोटी छोटी भुजा के वर्ग का योग, तो 10 का वर्ग 100, 8 के वर्ग 64 और 6 का हो जाएगा 36, जोड़ेंगे तो ये भी हो गया 100। इसका ही मतलब जो तीनों त्रिभुज है ना बाबू, यह समकोण त्रिभुज है। हाँ, भुजा छोटा बड़ा है, यहाँ देखो तो ये तो पता चल गया समकोण त्रिभुज है। अब हम समकोण त्रिभुज बनाने जा रहे हैं, ऐसे बना लेते हैं, कौनो बड़ा कौनो छोटा ऐसे बना सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक कोण जो तुम्हारा है ना 90 होना चाहिए, तभी ना। देखो अब इनका रूप एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इन T1 हो गया, T2, T3, मतलब ये सब समकोण त्रिभुज है, रूप एक जैसा है ना त्रिभुज का। अब अगर इनकी भुजा की बात करें तो देखो 3 4 5, 3 4 5 और दूसरा है 5 12 13, तो 13 तो बड़की ये भुजा रखना है, तो 13 5 यहाँ पर 12, ठीक है। इनका हो गया 6 8 और ये हो गया 10। देखो ऐसे भुजा आपको रख लेना है छोटा बड़ा। अब देखा जाए समरूप है आपको, वैसे तो रूप एक जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो इनका समरूपता के रूल हम फॉलो कर सकते हैं। समरूपता का नियम कहता है कि भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजा ले लो, चलो इनका आधार लिखते हैं तो इनका भी आधार लिखेंगे, ठीक है। चाहे इनका आधार लेंगे तो इनका भी आधार लेंगे, तो यानी आधार बराबर होना चाहिए, चाहे लंब बट्टे लंब, चाहे इनका लंब बट्टे इनका लंब, सबका लंब, ठीक है, तब बराबर होना चाहिए। तो समरूपता के नियम के अनुसार, समरूपता के नियम से इस त्रिभुज का संबंध बनाते हैं तो किसी एक के साथ करेंगे। इनका संबंध पहले इनके साथ लीजिए, तीसरे के साथ T1 और T3 हो जाएगा 3 से, तो ये हो गए लंब, यहाँ पर लिखे हैं बराबर आधार बराबर लंब आधार और कोण। तो उनका क्या है, उनका लंब क्या है 8, आधार 6, कोण 10। अब इसको काटे जाए तो 1 4 एकम 4 दूनी, 3 एकम 3 दूनी, 5 एकम 5 दूनी, हाँ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। और यहाँ तो कहवे किया था कि इसमें T1 T2 एक दूसरे के समरूप है, तो अब T1 T3 के भी समरूप हो गया, मतलब उनके अकॉर्डिंग हो गया। या आप समरूपता का नियम ये भी कहता है कि इनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो ना 90 है, तो इनसे भी हम कह सकते हैं कि ये समरूप हैं, संगत कोण सेम होना चाहिए। तो इतना जान लीजिए कि ये कैसे त्रिभुज हो गए, तीनों समरूप, एक दूसरे के समरूप हैं। अब हमको सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन में आ जाओ, ये बताओ, कह रहा है कि T1 R T2, ठीक है। T1 R T2 ना लिखना है यहाँ पर, T1 R T2 इक्वल टू
क्या लिख सकते हैं, T1R T2 इक्वल टू T1R T1, T1R T1 यानी T1 एलिमेंट R। जब समरूप है तो किसी प्रकार का त्रिभुज करो, दोनों तो एक ही डिजाइन का, दोनों तो समकोणीय त्रिभुज ना है, आप कह देंगे कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। सममित के लिए अगर यूज करते हो तो देखो T1R T2 और T2R T1, ऐसे भी तो हो सकता है। इनके स्थान बदल दिए गए, इस त्रिभुज को यहाँ बना दिए, इनको यहाँ बना दिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं T1 T2 T1 एलिमेंट R, अतः सममित हैं। अब इनके पास आ जाइए तीसरे जी के पास, तो T1 T2 T3 और T1 T3, तो ये तीनों एक दूसरे के समरूप हैं। एलिमेंट R, अतः संक्रामक है, इसलिए यह क्या, तुल्यता संबंध है। अगर तीनों संतुष्ट कर जाते हैं, तीनों संबंध एक ही प्रश्न को फॉलो करता है, तो आप कहेंगे तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों की समुच्चय A में, बहुभुज की अब बात कर रहा है, बहुभुजों के समुच्चय A में जो P1 P2 है, यानी P1 P2 का मतलब है पोलिनोमियल, P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो प्रत्येक कंडीशन में आप बताइए कि ये तुल्यता संबंध रखते हैं, ठीक है। और 3 4 5 लंबाई वाले भुजा जो समकोण त्रिभुज के समुच्चय A के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बाबू, कह रहा है प्रश्न कि हमारे पास एक सेट है जिनमें समस्त बहुभुजों का समुच्चय, ठीक है। इसमें जितने बहुभुज है सब के सब हैं, दो भुजा का तो होगा नहीं, 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा, यानी अगर त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, वो सब के सब बहुभुज होते हैं, ठीक है। वो सब लोग इसमें हैं। R में बताया है कि P1 P2 यानी दो बहुभुज हमने लिया, तो P1 P2, तो दोनों प्रकार के जो बहुभुज ले रहे हैं उनमें भुजाओं की संख्या, यानी P1 तथा P2 के भुजा उनकी संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। तो हमको तुल्यता संबंध बताना है। तो तुल्यता का तात्पर्य हो गया बाबू कि स्वतुल्य भी हो, सममित हो और संक्रामक भी हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में हम लिखेंगे कि P1 तथा P2 के भुजा समान है। प्रश्न दिया है ना, यानी P1 बराबर P2 ना हो गया, जब भुजा समान है तो दोनों समान भुजा के बहुभुज हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे अगर ऐसे P1R P2, तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं P1R P1, यानी P1 एलिमेंट R, ठीक है। तो स्वतुल्य होगा। सममित की अगर बात करें, चलो ये लिखते हैं सममित। अब देखो इसमें बता रहा है कि P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो ये बताओ हम P1R P2 और
P2 और P1 नहीं लिख सकते हैं। जब समान भुजा है, भुजा के जो आकृति बनाई गई हैं तो इनको यहाँ भी रख सकते हैं, उनका क्रम चेंज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि P1 P2 और P2 P1 एलिमेंट R, अतः सममित होंगे। ठीक है। संक्रामक की अगर बात करें तो देखो P1 और P2 पहले लिख दिया गया ना समान भुजा के, या एक लाइन बढ़ा के लिखते हैं P1 तथा P2 समान भुजा वाले बहुभुज है तथा P3 एक तीसरा बहुभुज है जिसकी भुजा P1 तथा P2 के समान है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं P1 P2 एलिमेंट R, P2 P3 एलिमेंट R, P1 P3 एलिमेंट R। जब तीसरा जो लिए वो भी समान है तो कह सकते हो अतः संक्रामक होंगे। ठीक है, संक्रामक होंगे। अतः यह क्या है? तुल्यता संबंध है। ठीक है। एक बात और कहा है कि 3 4 5 जो भुजा दी गई है यह समकोण त्रिभुज बनाती है। तो समकोण का तुम लोग सूत्र जानते हो, पाइथागोरस का थ्योरम होता है पाइथागोरस में कि K का वर्ग इक्वल टू L का वर्ग प्लस A का वर्ग, यानी बड़ी भुजा K हो गई 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस और होगी ना 3 4 का स्क्वायर, 25 9 16 यानी 25 बराबर 25 हो रहा है ना। अतः समकोण है, समकोण त्रिभुज है। और भी निकालना चाहते हो इसी टाइप का और त्रिभुज की भुजा निकालना चाहते हो, समकोण त्रिभुज की भुजा, तो इनमें 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो बाबू। तो कितना हो जाएगा? 6 8 10। ठीक है, ट्रिपलेट हम निकाल लेंगे। 3 से गुणा करते हो तो 9 12 15, 4 से गुणा करते हो तो 12 4 जो हुए 16 और 4 5 20, और गुणा कर लो 5 से कर लो तो 15 5 को 20 5 5 25। इस तरीका से तुम समकोण त्रिभुज के समुच्चय, समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं का समुच्चय निकाल सकते हो। ये सब के सब समकोण त्रिभुज बनाएगी। तो प्रश्न ये कह रहा था कि 3 4 5 जो भुजा की लंबाई है तो इनकी सहायता से उन समुच्चय यानी उन त्रिभुजों के समुच्चय बताइए जो समकोण त्रिभुज बनाते हो। तो मान लो ये तो समकोण बना रहा है, तो इन्हीं में आप 2 से 3 से 4 से 5 से 10 से 20 से 50 से किसी से गुणा करते जाइए, तो जो भी नंबर मिलेगा वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। 14 देखेंगे। 14 में कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्सल तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। यल जो है समस्त रेखाओं का समुच्चय है। यल एक्सल तल में स्थित समस्त रेखा का समुच्चय। ठीक है। एक्स वाई एक तल है जिसमें बहुत सारी रेखा खींची गई हैं, समस्त जितने भी प्रकार की रेखाएं हैं सब इसमें हैं। और बता रहा है केवल हमको किन रेखाओं को पकड़ना है। कह रहा है कि L1 L2 मतलब 2 रेखा ऐसे हैं L1 L2 जो L1 पैरेलल है L2 के, L1 L2 के समांतर है। अब सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध रखते हैं। अब देखो बाबू तुल्यता की बात हो गई तो ये
सतुल्य सममित और संक्रामक होंगे। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि रेखा एक है जिस जो समीकरण है 2x + 4 इनसे समस्त रेखाओं का समुच्चय बताइएगा। इस रेखा के सहायता से समस्त रेखा का समुच्चय बताइएगा। तो पहले तो हम तुल्यता संबंध स्थापित करते हैं। देख लो, अगर यानी स्वतुल्य के लिए आपका प्रश्न कर रहा है कि L1 तथा L2 समांतर है। L1 L2 क्या है? समांतर है। तो जब L1 L2 समांतर है तो L1 पैरेलल L2, या मान लो जैसे है 2 रेखा है ना, L1 L2 दोनों एक दूसरे के समांतर है। हम L1 ले ले फिर से एगो L1 ही ले ले, तो ऐसे ही ना रखोगे, कई बार L1 खींचो। जैसे है परपेंडिकुलर लोगे तो परपेंडिकुलर रहेगा, क्षैतिज लिखोगे तो क्षैतिज रहेगा, तो क्षैतिज, लंबवत तो लंबवत। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं L1 पैरेलल L1, यानी L2 के भी स्थान पर आप L1 ही लिख सकते हैं और वो समांतर ही होगा। आज जब इस केस में होंगे तो कह सकते हो, तो आप कह सकते हैं L1 L1 एलिमेंट R, अतः स्वतुल्य होंगे, तुल्य होंगे। अगर सममित की बात किया जाए, सममित के लिए तो आप दिख रहा है आपको कि L1 तथा L2 समांतर है, तो देखो L1 पैरेलल L2 या L2 पैरेलल L1 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब समझो, अगर यहाँ पर 2 लाइन है हमारे पास L1 L2, तो अगर इस लाइन को हम ऐसे लिख दे, पहले L2 लिख दे तब L1 लिख दे, तो कोई दिक्कत है? तभी वो दोनों एक दूसरे के समांतर ही होंगे। तो आप लिख सकते हैं, आप देखो यहाँ से तो ये ऊपर है, यहाँ से लिखना है, यहाँ लिख सकते हैं L1 L2 और L2 L1 एलिमेंट R, अतः सममित है। तीसरे कंडीशन में अब देखो L1 पैरेलल तो है L2 के, तथा एक तीसरा रेखा L3 लेते हैं, वही में से जने कौरी उठा के लाओ। ठीक है, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो आप कह सकते हो ना कि L1 L3 के भी पैरेलल होगा। यानी ऐसे 3 रेखाएं हैं L1 L2 L3, तो यह इसके समांतर है, यह इसके समांतर है, इसका मतलब यह इसके भी समांतर होगा। अतः संक्रामक भी है। इस प्रकार तुल्यता संबंध होगा, यह सिद्ध हो जा रहा है। लेकिन इसके बाद एक बात और न कहा है, यदि रेखा का समीकरण, एक रेखा दिया है जिसका समीकरण है y = 2x + 4। अब इसके सहायता से सभी रेखा का समीकरण बताओ। ठीक है, तो इस सब के सब समांतर है ना, सब रेखा समांतर ना है, 1 2 3 कौ गो रहे हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि जब रेखा समांतर होता है तो समांतर रेखा की प्रवणता बराबर होती है, वो समान तरीका से ही आगे बढ़ने का काम करती है, ढलान समान होता है। तो आप लिख सकते हैं रेखा की प्रवणता का सूत्र होता है y = mx + c, इनका नंबर दो। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, तो y है तो y, 4 बने तो c, तो c तो हमको चाहिए नहीं, x है तो x, तो x का गुणांक 2 है, तो यहाँ x का गुणांक m है, या m = 2 लिख सकते हो, m = 2। अगर ये पहला रेखा की अगर ये प्रवणता 2 लेते हो
तो दूसरों रेखा की प्रवणता 2 होगी, तीसरों रेखा की प्रवणता 2 होगी। क्यों? क्योंकि होता है समांतर रेखा की प्रवणता m1 बराबर m2, ठीक है। तो m1 के मान 2 है तो m2 के भी मान 2 हो गया। आप लिख सकते हैं कि m1 बराबर m3 भी लिख सकते हो, तो m3 के भी मान 2 हो जाएगा। इस प्रकार मतलब जितनी भी रेखाएं पर समांतर हैं एक दूसरे के, तो उन सभी की प्रवणता एक दूसरे के बराबर होती है, और उसी के अकॉर्डिंग सी बदलता हो सकता है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा आपको। 2 का प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 एक सेट दिया गया है, और आर जो रिलेशन बताने के लिए दिया जाता है तो उसमें कुछ क्रमित युग में दिए गए हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, वो विकल्पी प्रश्न है। कह रहा है कि आर स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। पुनः बी में दे रहा है कि स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। सी में कह रहा है कि सममित है, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। और डी में कह रहा है कि तुल्यता संबंध है, मतलब तीनों है। तो अब इसमें से देखना है कि किसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका कौन सा विकल्प सही है, ये हम जांच करेंगे। तो देखो हमने नोट किया ए में यह नंबर दे दिया गया, और उसके बाद ऐसे ए आर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बाबू हम ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 1 1 1 1 1 2 1 3 और 1 4 लिखेंगे। पुनः 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 3 नहीं 3 2 और 3 3 3 4, अब 4 का गुणा करते हैं तो 4 1 4 2 4 2 4 3 और 4 4, इस तरीक़े से गुणा हो गया। अब देखना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए ए एलिमेंट हमको आर चाहिए, ए एलिमेंट आर। तो देखो यहाँ मिल रहा है ना, ए एलिमेंट के लिए तो मिल गए बाबू, ठीक है। तो इसमें है ना यह, तो 1 1 तो हाँ 1 1 भी है, 1 1 एलिमेंट आर, और 2 2 एलिमेंट आर, 3 3 एलिमेंट आर, 4 4 एलिमेंट आर। मतलब यह इसमें मैच कर रहे थे, सब के सब आर में है। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब अगला कंडीशन, अब देखो बाबू हमको ए बी और बी ए ना चाहिए। तो इस टाइप का देखा जाए, इसमें है जैसे ये एलिमेंट आर, तो इसमें जैसे यहाँ पर 1 2 है और 2 1 है, 1 2 2 1 है ना। लेकिन अब देखा जाए कि 1 2 2 1 इसमें मिल रहा है, तो ये 1 2 है तो 2 1 इसमें ढूंढो, 2 1 नहीं मिल रहा है, तो नॉट एलिमेंट आर हो गया। 1 3 3 1 देखो तो मिल रहा है 1 3 है, लेकिन 3 1 नहीं है, तो नॉट एलिमेंट आर हो गया। और भी मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो आगे पीछे हो, दोनों मैच करता हो। जैसे कि 3 2 है ना, तो 2 3 है, 2 3 नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि यह सममित नहीं है। तीसरा ए बी बी सी और ए सी नाम को चाहिए। ताओ तो 1 2 1 2 1 2 हाँ, उसके बाद 2 3 2 3 है, 2 3 चाहे 2 4 नहीं है। एक काम करो, अगला देखते हैं, यहाँ पर 1 2 2 है, 2 3 नहीं है, तो 1 3 3 4 है, 3 4 नहीं है। तो कौन मैच कर रहा है, कोई नहीं। इसको ऐसे होना चाहिए, देखो तो
यह 2 3 होना चाहिए बाबू। जब विकल्प दिया है तो ऐसे अगर हो जाता है 2 3 तब ये फॉलो हो जाएंगे, तब कह दिया जाएगा कि संक्रामक होगा। इस टाइप अगर हो जाते हैं तो आप कहेंगे कि यह क्या है, संक्रामक है, और आपके ऑप्शन में विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। बुक का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इसी टाइप का प्रश्न नंबर 16 दिया है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसका सलूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अपना राय देंगे। इसके साथ ही प्रश्नावली समाप्त होती है। अगले एक कंडीशन को हम पढ़ेंगे, फलन पढ़ेंगे, फलन के प्रकार पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मित्रों से शेयर करते रहिए।